हेलो क्लास, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑफ इलाहाबाद स्टडी सेंटर। इलाहाबाद स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग ठीक होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। 2-3 दिन से लगातार रिजल्ट पे रिजल्ट आए जा रहे हैं। सबसे पहले यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आज सीबीएसई क्लास 10 के रिजल्ट आए। जो भी बच्चे रिजल्ट अच्छा लेकर आए हैं उनको कांग्रेट्स, और जो भी बच्चे अपने रिजल्ट से खुश नहीं है, सेटिस्फाई नहीं है, तो उनको मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि बेटा आपकी बार जो रिजल्ट आए हैं वो आपके किस्मत पर डिपेंड है, बिल्कुल। क्योंकि इस पर मुझे ऐसा लगता है कि मेहनत तो नहीं थी, क्योंकि पेपर हुए नहीं, और जितने भी जो भी रिजल्ट आए हैं वो आपकी किस्मत थी और कुछ स्कूल वालों की देन थी आपकी। जैसे कि जो बच्चों की स्कूल में अच्छी बनती थी उनके अच्छे रिजल्ट आए हैं, और जिन बच्चों की स्कूल में नहीं बनती थी उन बच्चों का रिजल्ट गंदा आया हुआ है। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और जो बच्चे और बहुत से ऐसे टीचर हैं जो फोर्स करते हैं बच्चों को खुद की कोचिंग में पढ़ने के लिए, और जो नहीं पढ़ता है उन बच्चों को ख़राब नंबर देते हैं, और जो उनकी कोचिंग में पढ़ता है तो उसको अच्छे नंबर देते हैं। तो ऐसे टीचर से सावधान रहें आप लोग, ठीक है। और बस ये है कि जो भी बच्चों को भैया रिजल्ट अच्छे हैं उनको कांग्रेट्स, और जो बच्चे अपने रिजल्ट से संतुष्ट नहीं है तो वो उनको ये बात बोलना चाहूँगा कि अगर वो बच्चा 10th में है या 12th में है तो भैया इतनी इंपॉर्टेंट रिजल्ट को मत दो, क्योंकि आप कंटिन्यू कर सकते हो, अपना हार्ड वर्क कर सकते हो, और अगला जो रिजल्ट आने वाला है अगला जो एग्जाम आप जिसमें एडमिशन लोगे उसमें अच्छा कर सकते हो, ठीक है। जैसे 10th के बच्चे हैं तो परेशान नहीं हो, वो 12th में एग्जाम की तैयारी करें, 11th की तैयारी करें, अच्छा करने की कोशिश करें, क्योंकि मार्कशीट थोड़े नंबर कम हो जाने से सब कुछ बिगड़ नहीं जाता है, ठीक है। तो आज हम लोग बात करने वाले थे क्लास 12 चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शनल, क्योंकि ये चैप्टर थोड़े से अलग होने वाले हैं और इसी की वजह से ये चैप्टर जल्दी से बच्चों को समझ में नहीं आते हैं। उसकी वजह ये होती है कि बच्चे जो हैं अपनी प्रीवियस नॉलेज को स्टोर नहीं कर पाते हैं। जैसे कि प्रीवियस नॉलेज, इस चैप्टर को पढ़ने के लिए हमें प्रीवियस नॉलेज होनी चाहिए, जैसे कि सेट की, और रिलेशन एंड फंक्शनल चैप्टर 1 11th क्लास की, वो आपको अगर डिटेल पता है, सब कुछ पता है, तो आपको इस चैप्टर 12th में रिलेशन फंक्शनल पार्ट 2 में आप अच्छा कर पाओगे। और जहां तक एक बार आप क्या करना, सेट चैप्टर 1 और रिलेशन फंक्शनल 11th क्लास का रिवीजन कर लेना, ठीक है। और क्योंकि 12th में अभी पढ़ने के लिए बहुत जरूरी है आपको, और क्योंकि 12th की मार्कशीट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं और हम लोग पढ़ाई करते हैं। तो चैप्टर का नेम है मेरा रिलेशन एंड फंक्शनल। तो सबसे पहली बात, इस फंक्शनल की अगर हम बात करें तो ये फंक्शनल जो है एक जर्मन मैथमेटिशियन थे, जर्मन मैथमेटिशियन नाम था इनका गॉटफ्रेड विल्हेल्म लिबनिज। इनके 1645 से 1760 तक ये इनका लाइफ टाइम था। इन्होंने ही हमें फंक्शनल वर्ड को डिफाइन किया था, ठीक है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने ही फंक्शनल वर्ड को डिफाइन किया, और उसके ठीक 50 ईयर के बाद एक लेonhard यूलर को जब आप प्रोनाउंशिएट करोगे तो ये हो जाएगा ऑयलर, और इनका 1606 से 07 से 783 तक ये था। और इन्होंने ही बताया, ऑयलर साहब ने, कि कोई जो फंक्शनल होती है वो fx के इक्वल होती है, f ऑफ x। कोई भी y जो होगा वो किसके इक्वल होने वाला है, f ऑफ x के। बस इतनी सी बात थी, इस पर डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि अभी ये बीच का पार्ट है, क्योंकि सिर्फ फंक्शनल हमें दिखाना था, तो ये हमने थोड़ी सी हिस्ट्री बताई कि किसकी वजह से ये पूरा हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो चैप्टर हमारा है रिलेशन एंड फंक्शनल। तो सबसे पहली बात कि रिलेशन की अगर हम बात करें कि रिलेशन जब हम कब यूज करते हैं, जब दो लोगों के बीच कोई संबंध बताना होता है तो हम उसे रिलेशन या संबंध से जोड़ते हैं।
लेकिन इस चैप्टर में हम दो पर्सन का यूज ना करके दो सेट का यूज करने वाले हैं और उनके बीच हम रिलेशन दिखाने वाले हैं। ठीक, तो देखिए सपोज कोई सेट ए है और उसके एलिमेंट जो हैं वो हैं 1, 2 एंड 3, और कोई सेट बी है उसके एलिमेंट हैं 4, 5, 6। तो सबसे पहली बात हमें ये निकालना है रिलेशन बिटवीन सेट ए टू सेट बी, हमें रिलेशन दिखानी है। तो सबसे पहली बात, सेट ए का सेट बी से कैसे कैसे रिलेशन हो सकता है। देखिए सपोज ये 1 है, 1 का रिलेशन किससे हो सकता है, 4 के साथ हो सकता है, 5 के साथ हो सकता है और 6 के साथ हो सकता है। 2 का 4 के साथ हो सकता है, 5 के साथ और 6 के साथ। 3 का 4 के साथ, 5 के साथ और 6 के साथ। तो इसको अगर हम लिखना चाहें तो 1 का रिलेशन कैसे लिख सकते हैं, तो देखो, और हाँ हमें रिलेशन दिखाना था सेट ए, रिलेशन बिटवीन सेट ए टू बी, तो इनके बीच हम आर बना देते हैं ताकि ये पता चले कि ये क्या है, रिलेशन है। और इनको लिखें कैसे, रिलेशन बिटवीन सेट ए टू बी, इस रिलेशन का नाम हमने क्या रखा है, R1। ठीक, इस रिलेशन का नाम हमने R1 रख दिया और ये होने वाला है 1 का रिलेशन किसके साथ था, सॉरी 1 का 1 और 4 था ना, 1, 4, और 1 का किससे है 1, 5, 1 का 1, 6, और 2 का किसके साथ है 2, 4, 2, 5 और 2, 6, 3, 4, 3, 5 और 3, 6। तो ये आ चुके हैं पूरे एलिमेंट, इनसे सेट ए का सेट बी के साथ ये रिलेशन है और इन्हीं को हम लोग बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर पूरे को, ये है इसका सेट ए टू सेट बी का ऑर्डर्ड पेयर। और इन्हीं को, ये पूरे रिलेशन ये इसके आए, इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, R1 को हम लोग बोल सकते हैं A क्रॉस B। A क्रॉस B, और इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट, और इसी को हिंदी में बोलते हैं कार्तीय गुणनफल। कार्तीय गुणनफल। तो यहां से हम लिख सकते हैं रिलेशन बिटवीन सेट ए टू सेट बी is equal to कार्टेशियन प्रोडक्ट। सेट ए के सेट बी से जो पूरा रिलेशन होता है उसे वो क्या बोलते हैं, कार्तीय गुणनफल। चलिए आगे चलते हैं। अब नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यू स्पेसिफिक रिलेशन। अब हम लोग कुछ खास तरह की रिलेशन के बारे में बात करेंगे, जैसे कि सपोज ये आपको सेट गिवन है, सेट गिवन था, तो एक हमने रिलेशन दिखाया, जैसे कि सेट रिलेशन बिटवीन सेट ए टू सेट बी, और इस रिलेशन का हमने नाम रख लिया क्या, R2, क्योंकि ये एक पहला रिलेशन था। अब हम दूसरा रिलेशन दिखा रहे हैं, तो और यहां से हम ये लिख रहे हैं कि
सबसे पहले x वाली वैल्यू और फिर y। x जो है वो y से, यहां से एक इक्वेशन ले, y इक्वल x प्लस 3 ये लिया, और फॉर ऑल x बिलोंग्स टू सेट A और y बिलोंग्स टू सेट B। ये हमें, क्योंकि ये पहला मेरा रिलेशन था, अब दूसरे रिलेशन की बात करें, कुछ अलग तरह के रिलेशन जैसे कि, और इस रिलेशन में हमने R2 नाम रखा, और इसको लिखने का तरीका भैया क्या है, सबसे पहले x वाले फिर y वाले सेट से लिया जाएगा, और एक इक्वेशन गिवन है y इक्वल x प्लस 3, और x जो है वो किससे बिलोंग करता है, सेट A से, और y जो बिलोंग करता है किससे, सेट B से बिलोंग करता है। तो यहां से सबसे पहली बात यह है कि x की y की जो वैल्यू है वो किससे, x से ज्यादा होने वाली है, यानी 3 ज्यादा होने वाली है। तो ये किस कौन कौन केस में दिख रहा है हमें, जैसे कि यहां से हम लिख सकते हैं R2 इक्वल, और इस ये जो फॉर्म गिवन है ना, इसे हम लोग बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। और अब हम इसे रोस्टर फॉर्म में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक, तो यहां से हम y की वैल्यू क्या, अगर हम x की वैल्यू 1 लेते हैं, क्योंकि x की वैल्यू कहां, सेट A से ली जाएगी, और y की वैल्यू कहां से आएगी, सेट B से। अगर x की वैल्यू हम 1 लेते हैं तो यहां से 1 लिए अगर x की वैल्यू, तो इस y की वैल्यू कितनी होने वाली है, y की वैल्यू होने वाली है 4, और x की वैल्यू अगर हम 2 लेते हैं तो y की वैल्यू होने वाली है 5, और x की वैल्यू अगर हम 3 लेते हैं तो y की वैल्यू होने वाली है 6। और ये जो फॉर्म है इसे हम लोग बोलते हैं रोस्टर फॉर्म, ये इधर लिखा हुआ है। और हां, क्योंकि 1, 4, 2, 5 और 3, 6 ये जो हमने बताया था कार्टेशियन प्रोडक्ट, इसी का ही पार्ट है। जैसे कि देखो 1, 4 कहां पर, ये पहला वाला मिल चुका है, और 2, 5 ये मिल चुका है, और 3, 6 ये मिल चुका है। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि इसमें R2 जो है वो सबसेट हो सकता है किसका, A क्रॉस B का, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट का, और सबसेट भी हो सकता है, और सबसेट की जो इसकी जो वैल्यू है ये इक्वल भी हो सकती है, क्योंकि कोई अभी दूसरा रिलेशन की जब हम बात करेंगे वहां पर इक्वल भी दिखा देंगे। ठीक है, तो यानी ये रिलेशन कैसा निकला, ये वाले रिलेशन में जितने भी हम रिलेशन निकालेंगे, जितने भी रिलेशन निकालेंगे, सब किसका सबसेट होगा, A क्रॉस B का, ये याद रखना। ठीक है, और यानी यहां से लिख सकते हैं हम, इफ relation between set A to set B is R2, then R2 is equal and सबसेट ऑफ A क्रॉस B। तो यहां से हम लिख सकते हैं R2 जो होगा वो इक्वल होगा और सबसेट होगा किसके, A क्रॉस B के। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग बात करेंगे इसके बाद कि टोटल पॉसिबल रिलेशन, क्योंकि 2 रिलेशन हमने दिखाने की कोशिश की, एक ये वाला और एक ये वाला, और अब बात करेंगे हम लोग टोटल पॉसिबल रिलेशन, ऐसे कितने पॉसिबल रिलेशन हैं जो हम दिखा सकते हैं। तो यहां से एक हेडिंग बना लो कि टोटल पॉसिबल रिलेशन, टोटल क्या हुआ, पॉसिबल रिलेशन। तो यहां से लिख सकते हैं द टोटल पॉसिबल रिलेशन between set A to set B, the total possible
रिलेशन बिटवीन सेट ए टू सेट बी, ये होने वाला है एन ए टू की पावर एन ए मल्टीप्लाई एन और ये बी। कहने का मतलब ये है कि सबसे पहली बात, ये नंबर ऑफ एलिमेंट सेट ए पर आना पड़ेगा, और ये हमें क्या बताना है, यार यहां पर कितने एलिमेंट हैं, 3 हैं। तो यहां से हम ये लिख सकते हैं, इनकी जो वैल्यू होगी will be element of set A, और B वाली, ये वाली वैल्यू होने वाली है will be element of set B। तो सेट B के एलिमेंट, जैसे कि हम इसकी वैल्यू लिख सकते हैं यहां से, इनकी वैल्यू होने वाली है 1 2 3, तो इनकी वैल्यू हम लिख सकते हैं 3, और नंबर ऑफ एलिमेंट फ्रॉम सेट बी 1 2 3, तो ये होने वाला है, ये भी होने वाला है 3। तो और अगर हम फॉर्मूले से इसे लिखना चाहें तो ये फॉर्मूला था मेरा 2 की पावर a मल्टीप्लाई एन बी। तो यहां से हम निकाल सकते हैं 2, इसी तरह इनकी वैल्यू कितनी है 3 मल्टीप्लाई 3 यानी 2 की पावर 9। तो टोटल पॉसिबल रिलेशन कितना हो गया, यहां से हम लिख सकते हैं इसे, द टोटल पॉसिबल रिलेशन लिख सकते हैं द टोटल पॉसिबल रिलेशन बिटवीन सेट ए टू सेट बी विल बी 2 की पावर 9। तो यानी एक सेट में उसके टोटल पॉसिबल रिलेशन किस पर डिपेंड करता है, उस पर इसके एलिमेंट पर डिपेंड करता है, ठीक है। यानी यहां पर अगर इस सेट की बात करें, सेट ए से रिलेशन सेट बी का कितना हो सकता है मैक्सिमम, तो वो हो सकता है 2 की पावर 9। बातें समझ में आई। तो इस तरह से जब भी आपको एलिमेंट गिवन हो तो आप ये टोटल पॉसिबल रिलेशन आप बता सकते हैं। तो चलते हैं आगे। अब हम लोग बात करते हैं यूनिवर्सल सेट के बारे में, सॉरी यूनिवर्सल सेट नहीं, यूनिवर्सल रिलेशन। अगर ये सेट गिवन था, हमें सेट ए गिवन था 1 2 3 और सेट बी गिवन था 4 5 6, इस सेट की अगर हम बात करें और इनके बीच में अगर रिलेशन निकालने की कोशिश करें तो ये हम लिख सकते हैं कि रिलेशन बिटवीन सेट ए टू सेट बी, और इसी रिलेशन को हमने नाम पहला दूसरा, ठीक है, इस रिलेशन का हमने नाम रख लिया R3, और हमें इस तरह से सेट बिल्डर फॉर्म गिवन है कि सबसे पहले हम x की वैल्यू फिर y की वैल्यू ब्रैकेट में, और सच दैट यहां से y की वैल्यू हम यहां से लिख सकते हैं, एक इक्वेशन गिवन है y इज ग्रेटर देन x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू सेट A और y बिलोंग्स टू सेट B, y बिलोंग्स टू, ये गिवन था एक, ये इसी को हम लोग बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। और अगर हम इसे इसी के रोस्टर फॉर्म में अगर हम लिखें R3 इक्वल, तो सबसे पहली बात हमें यह दिखाना है कि y बड़ा हो x से, ठीक। तो यहां से भैया सारे वैल्यू देखो, अगर इसकी रिलेशन देखें y x छोटा है y से, क्योंकि x की जितनी भी वैल्यू है सभी y से छोटी होने वाली है, तो इसमें अगर रिलेशन हम दिखाएंगे तो ये रिलेशन निकलेगा 1, 4 और 1, 5, 1, 6, और निकलने वाला है क्या 2, 4,
2,5 2,6 और निकलने वाला है 3,4 3,5 और 3,6। अगर हम इसे देखें तो इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी आए हुए हैं एलिमेंट्स, सब किस में आए हुए हैं? A क्रॉस B में। ठीक है, तो जब भी ऐसा रिलेशन जो A क्रॉस B के इक्वल यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट के इक्वल अगर जब भी कोई भी वैल्यू आ जाती है, रिलेशन आ जाते हैं, उसी को हम लोग बोल देते हैं क्या? यूनिवर्सल रिलेशन। तो यहां से हम लिख सकते हैं R3 इज इक्वल टू कार्टेशियन प्रोडक्ट R3 is equals to Cartesian product and it is also known universal relation। तो बातें समझ में आई? जब भी कोई रिलेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट यानी कार्तीय गुणनफल के बराबर आ जाती है, उसे हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है, अब चलते हैं आगे। जो बच्चे वीडियो को देख रहे हैं वो क्या करें? वीडियो को लिख लिया करें, कॉपी पेन लेकर बैठे और लिख लिया करें। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नया हेडिंग है हमारा एम्प्टी रिलेशन या नल रिलेशन। सबसे पहली बात, अगर आपको एक सेट गिवन है, सेट ए 1 2 3 इसके एलिमेंट हैं, और कोई सेट बी है, इसके एलिमेंट हैं 4 5 6, और इन दोनों में अगर हमें एम्प्टी सेट या नल रिलेशन दिखाना हो तो हम ये दिखा सकते हैं कि रिलेशन बिटवीन सेट ए टू सेट बी, और इसी रिलेशन को हमने अगर R4 नाम दे दिया है तो यहां से ये होने वाला है x, y ब्रैकेट में, और सच दैट x की वैल्यू बड़ी होगी y से, और फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a और y बिलोंग्स टू b ब्रैकेट क्लोज। ये आपको सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है। अब इनका अगर हम रोस्टर फॉर्म लिखें तो ये होने वाला है, क्योंकि x की वैल्यू क्या है? ये वाली इसके एलिमेंट है, और y की वैल्यू ये है। यहां पर हमें दिखाना है x की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए y से, यानी ये बड़ा होना चाहिए ये वाले से। ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं है, कोई भी एलिमेंट्स हमें नहीं मिलने वाला। तो यहां से जब कोई भी एलिमेंट नहीं मिलेगा तो हमें आंसर क्या होगा? 5। ठीक है, और इसी को बोलते हैं क्या? एम्प्टी रिलेशन। ठीक है, जब कहीं पर भी कोई भी रिलेशन नहीं निकले, तो वो हो जाता है एम्प्टी रिलेशन। ठीक है, उम्मीद करते हैं इतनी थोड़ी बहुत जो पढ़ाई हुई है वो आपको समझ में आई होगी। और नेक्स्ट वीडियो हम लोग पढ़ने वाले हैं कुछ टॉपिक, कुछ प्रीवियस जो अभी हम लोगों ने पढ़ा उसको रिवीजन करेंगे फास्टली, और एक क्वेश्चन लेंगे, एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ठीक है, और बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।